नमस्कार। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द होने के मसले पर अब सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री को आज फिरोजपुर में रैली करनी थी। गृह मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री का काफिला जब फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर रखा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला वापस भटिंडा एयरपोर्ट पर लौट गया। गृह मंत्रालय ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक करार देते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। वहीं एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अफसरों से कहा है कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौटा। अब बीजेपी ने इस मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा है जमकर। स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई, लेकिन कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा में चूक से कांग्रेस इतनी खुश क्यों है। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझमें और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चानी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को लौटना पड़ा, इसमें हमें खेद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना था, सड़क मार्ग से जाने का कार्यक्रम अंतिम समय में बनाया गया। मुख्यमंत्री के मुताबिक अचानक कार्यक्रम बदलने से ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री को खतरे की कोई बात नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को दूसरे रूट का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। वहीं कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने राजनीतिक नाटक रचने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली इसलिए रद्द की क्योंकि रैली में उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था, लोग इकट्ठा ही नहीं हुए थे। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में
10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ के, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम हमारा नहीं ये था। अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में, तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मढ़िए। ये अनुचित है, प्रजातंत्र में ये सही नहीं। और इस रैली का इस्तेमाल यूपी के हारे हुए चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश मत करिए। उधर कांग्रेस के नेता परगत सिंह ने जेपी नड्डा के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि जेपी नड्डा जी, मोदी जी का रैली में ना जाने का असली कारण ये खाली कुर्सियां हैं, ना कि वो इधर उधर की बातें जो आप कर रहे हैं। पंजाब के लोगों ने रैली में ना पहुंचकर बीजेपी को शीशा दिखा दिया है। और अब खबर है उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी है। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अगले 15 दिन कोई बड़ी रैली नहीं होगी। ऐसा कर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों पर भी रैली रोकने का दबाव बनाने की कोशिश की है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनावी रैलियों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अगले 15 दिनों तक यूपी में कोई बड़ी रैली नहीं करने का फैसला किया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय, चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन पार्टी ने अभी बाकी राज्यों के लिए फैसला नहीं लिया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय प्रभारी हमारी प्रियंका जी ने लिया है। उत्तराखंड में एक बड़ी रैली आयोजित हुई है, होने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा की 9 जनवरी को, उसको लेकर क्या कहें? जैसा मैंने कहा, जो विशेषज्ञ सलाह देते हैं, जो हमारे प्रभारी सलाह देते हैं, उन तमाम सलाहों को ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय लिए जाते हैं। 2 दिन पहले ही बरेली में कांग्रेस की तरफ से आयोजित लड़कियों की मैराथन में भगदड़ मच गई थी। कोरोना की वजह से हर पार्टी की रैलियों पर सवाल उठ रहे हैं। पहले रोक देना चाहिए था। ऐसे में पहला कदम उठाकर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। क्यों होता है कि सत्तारूढ़ दल, प्रधानमंत्री कभी ऐसा रास्ता नहीं दिखाते, हमेशा ये रास्ता कांग्रेस पार्टी ही दिखाती। और बीएसपी और एसपी जैसी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे आप? तमाम पार्टियों को पहले लोगों का स्वास्थ्य और उसकी चिंता सर्वोपरि माननी चाहिए, बाकी सब बातें बाद में आती हैं। यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव की ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की कोरोना से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। पीएम और यूपी के सीएम की रैलियों पर सवाल भी उठाया है। इंतजार चुनाव की तारीखों के ऐलान का है। राजनीतिक पार्टियां खुद रैलियों पर रोक नहीं लगाती हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस दिशा में आदेश जारी करेगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली रद्द हो गई है। कल नोएडा में रैली होने वाली थी। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते रैली रद्द करने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस नोएडा से ही आ रहे हैं। कल रैली में छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट बांटने का कार्यक्रम था। 5 जिलों के 1500 से ज्यादा छात्र शामिल होने वाले थे। और अब खबर है मुंबई से। मुंबई में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। 24 घंटे में कोरोना के 15,166 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई है। आज 1228 मरीजों को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। इनमें से 80 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। और हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, वाकई में इस तरह से इतना तेजी से उछाल बहुत ज्यादा चिंताजनक है। किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कहना है वहां पे सत्ता प्रशासन का? बिल्कुल निधि, जिस तरह से आंकड़ों में उछाल आया है वाकई में बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। और खास बात है कि पिछले जो लहर थी उसमें हम उसकी तुलना करें तो अप्रैल महीने में जो पीक था उस दौरान मुंबई का जो आंकड़ा था एक दिन का वो सबसे ज्यादा 11,200 के करीब था।
आज जबकि अभी शुरुआत हुई है इस तीसरी लहर की और आंकड़ा 15,000 पार कर गया है, तो आप समझिए कि इस बार की स्थिति क्या हो सकती है और कितनी भयावह हो सकती है। और सामने दिखाई पड़ रहा है कि कल जो 10,860 आंकड़ा आया था, आज उसमें 15,166 आया, लेकिन मतलब कि 4,000 से ज्यादा की तो एक दिन की बढ़ोतरी हुई है तुलना में अगर हम देखें तो स्वाभाविक तौर पर बहुत ही गंभीर बात है। और इस गंभीरता को कल ही राज्य प्रशासन ने समझा था और आज जो है उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री और बाकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उसमें तय किया गया कि किस तरह से और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं और कैसे जिस तरह से आंकड़ों में उछाल हो रहा है उस पर रोकथाम लगाई जाए। हालांकि कोई फैसला नहीं हो पाया, कुछ राय मसले हुए ली गई और फिर मुख्यमंत्री को उसके बारे में सूचित किया गया है, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 1-2 दिन में उसमें फैसला ले सकते हैं। तो लेकिन जिस तरह से ये बढ़ोतरी हुई है बहुत ही गंभीर है। हालांकि मुंबई में अगर हम देखें तो बेड्स की, ऑक्सीजन की, आईसीयू की सभी काफी कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे ये जल्द ही इसमें ऐसी स्थिति हो सकती है कि शायद लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिले। हालांकि राहत की बात इतनी ही है कि जो भी 15,166 आज जो आया है उसमें भी 87% जो है वो असिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना लक्षण के हैं। सिर्फ 1218 को ही अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है। लेकिन ये आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है ये वाकई में बहुत गंभीर है और सरकार को आज नहीं कल कुछ दिनों में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और जैसा कि कहा गया था कल महापौर की तरफ से भी कि अगर एक दिन का आंकड़ा 20,000 पार करता है तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। तो क्या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं? लग रहा है आज के आंकड़े से कि बिल्कुल हम दूसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है ये लॉकडाउन उस तरह का नहीं हो, लेकिन मिनी लॉकडाउन जरूर लग सकता है जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के अनुसार जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, देश के 6 राज्यों में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 2 राज्यों में 5 से 10,000 कोरोना के मामले पाए गए हैं। संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है इस आंकड़ों से साफ दिखता है कि हफ्ते भर पहले महाराष्ट्र में संक्रमण दर जब 0.78 से बढ़कर 11% हो गई है। पश्चिम बंगाल में 1.62 से बढ़कर 16.5% हो गई है। दिल्ली में 0.11 से आपको बता दें बढ़कर 6.11% संक्रमण दर हो गई है। और उधर डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि शहरों में मामले बढ़ रहे हैं। टाटा और आईसीएमआर की किट ओमिक्रॉन को 4 घंटे में टेस्ट करके पता लगा लेता है। इसको डीजीसीए की अप्रूवल भी मिल गई है। साथ ही डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि 10 जनवरी से लगने वाले प्रिकॉशनरी डोज वही होगा जो पहले लगा है। बुली बाय ऐप मामले में मुंबई पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन उनका हैंडलर कौन है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस को जिस श्वेता सिंह पर मुख्य आरोपी होने का शक है उसने सिर्फ ऐप का ट्विटर हैंडल बताया है। बुलीबाई ऐप केस में अब तक गिरफ्तार विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत तीनों आपस में कैसे मिले ये अभी साफ नहीं है। विशाल और मयंक इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो श्वेता 12वीं की परीक्षा देने के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। लेकिन सवाल है, मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की इतनी बड़ी और घटिया साजिश क्या सिर्फ 18 से 21 साल के युवाओं की हो सकती है? मुंबई पुलिस के पास अभी इसका जवाब नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी है, जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुने में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए और प्रोसिक्यूट कर पाए। पुलिस के मुताबिक बुली ऐप 31 दिसंबर को डेवलप हुआ और 5 ट्विटर हैंडल उसके फॉलोअर थे। इन्हीं फॉलोअर्स को फॉलो कर मुंबई पुलिस की साइबर सेल 3 आरोपियों तक पहुंची है। सबसे पहले विशाल झा को बेंगलुरु से पकड़ा गया, उसके बाद श्वेता सिंह और मयंक रावत दोनों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विशाल तवस्या वत्स नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाता है और उसने @खालसा सुपरमैसिस्ट ट्विटर हैंडल का लोकेशन जानबूझकर कनाडा दिखाया था। हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है। अभी आप एकदम एंड तक कौन मास्टरमाइंड है, क्या है, ये लास्ट स्टेज में पता चलेगा। मुंबई पुलिस के मुताबिक 6 महीने पहले सुली डील्स ऐप को जिस तरह गिट्स हब पर डेवलप कर मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की हरकत की गई थी, ठीक उसी तरह इस बार गिट्स हब का इस्तेमाल बुली ऐप के लिए किया गया है।
मुंबई पुलिस ने बुलीबाई ऐप केस में 3 दिन में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सराहनीय काम किया है। लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि नफरत की इस कारस्तानी में तीनों का हैंडलर कौन है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।